देखिए, आज से हम शुरू कर रहे हैं पूरे इनकम टैक्स का रिवीजन, जो असेसमेंट ईयर 24-25 के लिए चलेगा और आपके एग्जाम जो जनवरी में होने वाले हैं उसके लिए आपके लिए हेल्प रहेगा। सितंबर के लिए भी हेल्प करेगा और जनवरी के लिए भी हेल्प करेगा, क्योंकि दोनों में ही असेसमेंट ईयर 24-25 एप्लीकेबल होने वाला है। तो हम कोशिश करेंगे कि एक एक चीज को कवर करें अच्छे से डिटेल में। लगभग 1 से 2 घंटे के अंदर एक चैप्टर का रिवीजन हम कर लें, ताकि आपको उसकी सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ टू इनकम टैक्स, ये एक बेसिक स्टार्टिंग का चैप्टर है, इसे हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, इसमें सबसे पहले हमने पढ़ा था डायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है। तो डायरेक्ट टैक्सेस वो होता है जो सीधा ही जिसकी जेब पर भारी पड़ रहा होता है, जिसकी जेब से टैक्स जा रहा होता है, वो खुद ही टैक्स जमा कराता है। जैसे इनकम टैक्स के केस में जो असेसी होता है, मतलब जिसके ऊपर टैक्स पड़ रहा है, वो खुद ही टैक्स जमा कराता है गवर्नमेंट के पास, तो उसको हम डायरेक्ट टैक्स कह देते हैं। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या होता है, अगर आपके ऊपर टैक्स है तो आप खुद गवर्नमेंट के पास जमा नहीं करा रहे हैं और कोई टैक्स जमा करा रहे हैं। जैसे जीएसटी के केस में क्या होता है, आपने माल खरीदा, आपने जीएसटी की पेमेंट करी, लेकिन जीएसटी आपने किसे दिया? सप्लायर को, जिसने आपको बेचा है ना, सेलर को। और वो सप्लायर ही गवर्नमेंट के पास जीएसटी जमा कराएगा। तो जीएसटी जा रहा है आपकी जेब से, लेकिन डिपॉजिट आप नहीं करा रहे हैं, कोई और डिपॉजिट करा। तो इसे क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्स लगाने की जो पावर है वो कहां से आती है? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, पावर गवर्नमेंट के पास तभी आती है जब कहीं ना कहीं एज पर कॉन्स्टिट्यूशन उनको पावर दी गई हो। तो टैक्स लगाने की पावर के लिए हमारे पास 3 लिस्ट है। यूनियन लिस्ट है, यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर रहती है इन चीजों, जो यूनियन लिस्ट में आइटम लिखी है, चीजें लिखी है, इन चीजों के ऊपर टैक्स लगाने की जो पावर है वो किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यूनियन लिस्ट में जो चीजें लिखी हैं उस पर टैक्स लगाने की पावर किसके पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। स्टेट लिस्ट में जो चीजें लिखी हैं उसके ऊपर टैक्स लगाने की पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास है। और जो कॉन्करेंट लिस्ट में चीजें लिखी हैं उस पर टैक्स लगाने की पावर दोनों के पास है। अब सवाल उठता है कि इनकम टैक्स कौन सी लिस्ट में आता है? तो इनकम टैक्स एक सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स है और ये यूनियन लिस्ट में एंट्री नंबर 82 है। दैट इज, जो लिस्ट नंबर 1 है उसमें जो 7th शेड्यूल है, आर्टिकल 246 और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वहां पर पावर दी गई है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इनकम टैक्स पर टैक्स लगा सकते हैं, इनकम पर टैक्स लगा सकते हैं, बट एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स आप नहीं लगा सकते। तो अदर देन एग्रीकल्चर इनकम, टैक्स लगाने की पावर एंट्री नंबर 82 ऑफ यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है। हम बात करते हैं इनकम की। तो इनकम को कंप्यूट करते हैं जब हम, तो इनको 5 हेड में डिवाइड किया जाता है। जो फर्स्ट हेड आता है वो आता है इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी का मतलब है कि आपने कहीं जॉब करी, आपको पैसा मिला और वो टैक्सेबल होगा इस हेड के अंदर। इस हेड के अंदर जब हम, एक अलग चैप्टर है, जब हम इसे पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पढ़ेंगे? बेसिक सैलरी कितनी टैक्सेबल होगी वो हम ऐड करेंगे, बोनस, कमीशन, अलाउंसेस। अलाउंसेस का मतलब होता है फिक्स्ड मनी मिलती है किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए, जैसे हाउस रेंट अलाउंस, एम्प्लॉय को पैसा मिलता है घर का किराया देने के लिए। तो वो सब चीजें भी सैलरी में काउंट होती हैं। उसमें कुछ एग्जेम्प्ट हो जाती है, कुछ टैक्सेबल हो जाती है। जो टैक्सेबल हो जाती है वो यहाँ आ जाएगी। परक्यूजिट हो जाती है, जैसे रहने के लिए घर दे दिया, तो ये इसकी वैल्यूएशन होती है और उसकी वैल्यूएशन करने के बाद टैक्सेबल करते हैं। रिटायरमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे पेंशन हो गया, ग्रेच्युटी हो गया। प्रॉफिट इन लियो सैलरी, जैसे प्रोविडेंट फंड हो गया। तो ये सारी चीजें मिलती हैं, सब में जो टैक्सेबल वैल्यू होती है वो सब निकालते हैं और इन सबको ऐड करते हैं। इन सबको ऐड करने के बाद जो आता है उसे हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। इस ग्रॉस सैलरी में से हम डिडक्शन देते हैं 3 अंडर सेक्शन 60। लेकिन इसमें भी क्या रहता है कि अब हमारे पास, अभी मैं यही बताऊंगा कि हमारे पास दो टैक्स रिजीम है। एक है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम जो एक्चुअल में न्यू है, और एक है ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम जो पुरानी वाली है। तो जो पुरानी टैक्स रिजीम है उसमें तीनों डिडक्शन मिलती है हमें अंडर सेक्शन 16। तो ये तीनों मिलती है उसमें, स्टैंडर्ड डिडक्शन, एंटरटेनमेंट अलाउंस और एम्प्लॉयमेंट टैक्स।
लेकिन जो हमारी डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, जो न्यू टैक्स रिजीम है, उसमें केवल स्टैंडर्ड डिडक्शन हमें मिलती। तो ये सारी चीजें भी हम अभी देख लेंगे। इनकम फ्रॉम सैलरी आ जाती है। उसके बाद जो दूसरा हेड है हमारा, वो आता है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में हम अपना घर किराए पर देते हैं, तो उस पर जो हमारे पास पैसा आता है वो हमारा हाउस प्रॉपर्टी के हेड में टैक्सेबल हो जाता है। यहाँ पर जो एक्चुअल टैक्स मिला है जरूरी नहीं है कि वही हमारे लिए टैक्सेबल हो, इसलिए एक नया नाम है GAV, ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जो एक्चुअल में निकाला जाता है फिर रेंटल वैल्यू, म्यूनिसिपल वैल्यू जो भी ज्यादा हो, और फिर स्टैंडर्ड रेंट जो भी कम हो उसे हम एक्सपेक्टेड रेंट बोलते हैं, उसे एक्चुअल रेंट से कंपेयर करते हैं, जो भी ज्यादा हो उसे GAV बोल देते हैं। इसके अलावा अलग अलग इसकी सिचुएशंस है, जैसे हमारा घर वैकेंट हो पार्ट ऑफ द ईयर, हमारे घर का कुछ पार्ट सेल्फ ऑक्यूपाइड हो, कुछ पार्ट लेट आउट हो, या ईयर में कुछ समय के लिए सेल्फ ऑक्यूपाइड हो हमारा पूरा घर, कुछ समय के लिए लेट आउट हो, तो वो सारे केसेस हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में देखते हैं। ये एक अलग चैप्टर। इसमें से जो म्युनिसिपल टैक्सेस या लोकल टैक्सेस एक्चुअल में पेमेंट हुआ है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, पेड। तो यहाँ पर पेमेंट होना जरूरी है। पेमेंट का मतलब एक्चुअल पेमेंट होना जरूरी है, ड्यू बेसिस पर नहीं मिलता है। और ये ओनर ने ही दिया हो, अगर टेनेंट ने दिया है तो ओनर को उसका बेनिफिट नहीं मिले। तो म्युनिसिपल टैक्सेस ओनर ने दिया हो तो हमारे को वो माइनस करने को मिल जाएगा। तो माइनस करने के बाद जो आता है उसे एनुअल वैल्यू या नेट एनुअल वैल्यू बोल देते हैं। जैसे हमने पढ़ा था सेक्शन 16 में सैलरी के चैप्टर हेड में डिडक्शन मिलता है, ऐसे ही सेक्शन 24 में हमें सैलरी के जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी सेक्शन 24 में डिडक्शन मिलता है। सैलरी में 3 थी, यहाँ पर 2 डिडक्शन है। एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन जो एक्चुअल में 30% हो जाता है ऑफ एनुअल वैल्यू, और दूसरा है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन के 2 पार्ट कर देते हैं हम, एक करंट ईयर का, एक प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता है जो हमारा मकान बनने से पहले के पीरियड का इंटरेस्ट रिलेट होता है, वो इसे 5 इंस्टॉलमेंट में 5 साल तक मिलता है, 1/5 एवरी ईयर फॉर 5 ईयर्स। अगर मकान बनाए हुए 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं तो फिर वो नहीं मिलता है, क्योंकि वो 5 साल में ऑलरेडी पूरा मिल चुका होगा। इसके बारे में डिटेल में हम हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में चर्चा करने वाले। नेक्स्ट है हमारे पास प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। PGBP के नाम से हम इसको जानते हैं। बच्चे इसमें बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे प्रोविजंस होते हैं, लेकिन इसको भी हम 1-1.5 घंटे के अंदर ही रिवाइज कर लेंगे तो आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसको प्रॉफिट निकालने के लिए हमारे पास इसमें 2 मेथड होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम नेट प्रॉफिट को उठाते हैं, तो नेट प्रॉफिट हम P&L के हिसाब से लेते हैं, और P&L में जो भी एक्सपेंसेस ऐसे लिखे हैं जो अलाउ नहीं है, डिसअलाउड है, उन सबको ऐड करते हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे खर्चे जो अलाउ नहीं है इनकम टैक्स में और आपने P&L में लिखे हैं तो उससे आपका प्रॉफिट ऑलरेडी कम हो चुका है, उसे वापस से एड बैक किया जाता है। और ऐसे एक्सपेंस जो अलाउड है लेकिन P&L में नहीं लिखे हैं उन सबको माइनस किया जाता है। ऐसे ही इनकम जो टैक्सेबल है लेकिन लिखी नहीं है P&L में, उन सबको ऐड किया जाएगा, और ऐसी इनकम जो टैक्सेबल नहीं है लेकिन P&L में लिखा उसे हटाया जाता है। तो ये PGBP के चैप्टर है। यहाँ पर हम टैक्स ऑडिट, कौन कौन से आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, बहुत सारा इसमें हमें डिटेल में पढ़ना होगा। नेक्स्ट वन इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन का मतलब होता है किसी असेट को आप जब सेल करते हैं तो उस असेट को बेचने पर जब आपको कोई प्रॉफिट होता है या लॉस होता है तो वो कैपिटल गेन के चैप्टर में हम कवर करते हैं। इस चैप्टर में हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, 2 टाइप की गेन में डिवाइड करते हैं। मोटे तौर पर कहीं मानिए कि 2-3 साल से ऊपर की एसेट जो होती है उस पर हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जो कम पीरियड होता है उसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बोल देते हैं। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है उस पर इंडेक्सेशन मिलता है, और इंडेक्सेशन मिलने के बाद में उसके अलावा अलग अलग हमें डिडक्शन मिलती है। इस चैप्टर के अंदर ये डिडक्शंस बहुत
इंपॉर्टेंट है, जिसे हम एग्जम्पशन के नाम से जानते हैं। अंडर सेक्शन 54, 54B, D, EC, F, G, GA बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे पास बहुत ज्यादा यूज में आती है। आपके मतलब का तो 54F तक ही है, तो ये आपको डिडक्शंस पढ़नी पड़ेंगी कैपिटल गेन के चैप्टर में। नेक्स्ट आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इनकम कहीं और टैक्सेबल नहीं होती है उसको हम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल कर देते हैं। वैसे मेनली डिविडेंड, इंटरेस्ट, कैजुअल इनकम, लॉटरी इनकम वगैरह सब यहाँ पर टैक्सेबल हो जाती है। इसके अंदर भी एग्जम्पशन, जैसे हमें सैलरी में 16 और हाउस प्रॉपर्टी में 24 और पीजीपीपी में अलग अलग आता है, कैपिटल गेन में 54, 54B ये सब मिलते हैं। तो यहाँ इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में सेक्शन 57 में हमें एग्जम्पशंस मिल जाती। अब पांचों हेड की इनकम को सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज को जोड़ा जाता है तो वो हमारी ग्रोस टोटल इनकम कहलाती है। इसमें से डिडक्शन मिलती है ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम। जो ओल्ड टैक्स रिजीम है उसमें 80C से 80U, जो न्यू टैक्स मतलब जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है उसमें केवल 2-3 सेक्शन में ही डिडक्शन मिलती है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। बाकी सब ये पुराने में ही मिलती है। फिर हमारे पास लेस करने की बात आ जाता है टैक्सेबल इनकम, और इस टैक्सेबल इनकम पर हम लगाते हैं टैक्स। अगर न्यू टैक्स रिजीम में आप आ रहे हैं तो उसके हिसाब से, मतलब डिफॉल्ट में, और ऑल्टरनेट ओल्ड में जा रहे हैं तो उसके हिसाब से टैक्स रेट लगाया जाता है। वो टैक्स रेट अभी हम सीखेंगे क्या होता है। और उसके बाद सरचार्ज लगाया जाता है अगर आप सरचार्ज वाले दायरे में आते हैं। सरचार्ज एक लिमिट से ज्यादा सेल आपका इनकम होती है तो उसके ऊपर लगता है सरचार्ज, तो उस पर। और सरचार्ज के बाद में सेस लगता है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, वो तो सब पे लगता है। अब वो सारा मिलाकर हमें पता चलता है कि टोटल आपका टैक्स है कितना। मान लिया 10,000 है। अब इस 10,000 में ऑलरेडी एडवांस टैक्स या टीडीएस जितना आप दे चुके हैं, मान लेते हैं 7,000, तो 3,000 आपने और देना है, वो आपकी इनकम टैक्स लायबिलिटी हो जाती है। तो जितना भी आपने एडवांस टैक्स दे दिया है या जितना आपने टीडीएस दे दिया वो सब माइनस हो जाता है और बाकी आपका इनकम टैक्स लायबिलिटी आ जाता है। सेक्शन 288 ये कहता है कि आप अपनी इनकम को नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ करिए। मतलब जैसे मान लिया ये इनकम आई हमारी 5,48,302, तो ये कहता है 302 मत लिखो, इसे 300 लिख लो। अगर ये 306 आया है तो 310 लिख लो। नियरेस्ट 10 रुपीज में इसे राउंड ऑफ कर लो। और सेक्शन 288 भी कहता है कि इनकम टैक्स को भी नियरेस्ट 10 रुपीज में राउंड ऑफ कर लो। मान लिया इनकम टैक्स आ रहा है 2987, तो ये कहता है ये 87 को 90 कर लो, और अगर ये 82 होता तो 80 कर लो। तो नियरेस्ट 10 रुपीज में इनकम टैक्स और इनकम दोनों को ही राउंड ऑफ किया जाता है 288A 288B। असेसी कौन होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो हमें मालूम होना चाहिए। असेसी कौन होता है? तो असेसी वो है जिसकी इनकम आप कंप्यूट कर रहे हैं, वो असेसी है। वैसे तो मेनली की इनकम जिसकी है, जिसके ऊपर टैक्स लग रहा है, वो कंप्यूट कर रहे हैं, वही असेसी है। लेकिन इसकी डेफिनेशन से आपको पता चलेगा कि असेसी वो है जो किसी भी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ जुड़ रहा है, वो असेसी है। चाहे खुद अपने टैक्स के लिए या किसी और टैक्स के लिए, किसी और रीजन से अगर उसके अगेंस्ट में कोई प्रोसीडिंग है, कोई नोटिस गया है, किसी भी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कोई भी डीलिंग हो रही है जिस इंसान की, उसे हम असेसी बोलते हैं। पर्सन, एज पर इनकम टैक्स एक्ट, पर्सन पर ही टैक्स लगाया जा सकता है और पर्सन को 7 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। इंडिविजुअल जो अकेले अपने दम पे कमाई करता है, एचयूएफ जो फैमिली मिलकर काम करती है, पार्टनरशिप फर्म जो पार्टनरशिप में रजिस्टर्ड है, कंपनी जो कंपनीज में रजिस्टर्ड है, एओपी बीओआई, एओपी एसोसिएशन ऑफ पर्सन, मतलब ये सब मिलकर काम कर रहे हैं। तो एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मिलकर काम कर रहे हैं लेकिन ना तो वो पार्टनरशिप फर्म में रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, एज सच इनमें से किसी दायरे में नहीं आ रहे, तो उसे हम बॉडी ऑफ इंडिविजुअल बोल देंगे। लोकल अथॉरिटी, नगर निगम वगैरह, म्यूनिसिपैलिटी। इसके अलावा एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे मंदिर हो गए, ट्रस्ट हो गया,
आपकी यूनिवर्सिटीज हो गई, ये सब। तो पर्सन में 7 चीजें आएंगी। हम जो इनकम लगाते हैं, इनकम पर इनकम टैक्स लगाते हैं, वो प्रीवियस ईयर की इनकम पर लगाते हैं, पिछले साल की इनकम पर, क्योंकि जब तक साल खत्म नहीं होगा जब तक आप उस पर टैक्स कैसे लगाओगे। तो हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स लगाते हैं, प्रीवियस ईयर पिछला साल। तो जैसे आज मान लिया, आज है हमारी डेट 16 अगस्त 2024। तो अभी ये जो करंट ईयर है, ये जो करंट ईयर है, ये है 2024-25। लेकिन अभी तो ये चल रहा है, अभी तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। जब कंप्लीट ही नहीं हुआ तो इसकी इनकम कैसे निकालूंगा मैं? तो मैं इनकम निकालूंगा पिछले साल की, प्रीवियस ईयर की। पिछला साल कौन सा था? 23-24। तो पिछले साल की इनकम हम निकालते हैं, उस पर टैक्स देते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? प्रीवियस ईयर। ये 12 महीने का होता है। एक एक्सेप्शन है, अगर हमारा नया बिजनेस शुरू हुआ है तो जिस दिन से शुरू हुआ उस दिन से लेके नई सोर्स ऑफ इनकम जनरेट हुई है वहां से लेके ईयर एंड तक चलेगा। पहला साल प्रीवियस ईयर 12 महीने से कम हो सकता है, बाकी हर साल 12 महीने का हमारा प्रीवियस ईयर होगा। इस प्रीवियस ईयर पर जब टैक्स देंगे तो ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर के बाद अगले साल में देंगे, इस साल में। इसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। तो प्रीवियस ईयर के तुरंत बाद 12 महीने को हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं। असेस करना मतलब इनकम निकालना, कंप्यूट करना। तो असेसमेंट ईयर में हम प्रीवियस ईयर की इनकम को निकालते हैं, तो इस बात का आप ध्यान रखिए। प्रीवियस ईयर की इनकम पर आप असेसमेंट ईयर में इनकम निकालकर उस पर टैक्स लगाते हैं, बट इसके भी कुछ एक्सेप्शन है। वो क्या है? अब मान लिया इंडिया के अंदर कोई नॉन रेजिडेंट शिप लेकर आ रहा है, तो यूएसए से कोई शिप आई इंडिया में। अब वो कुछ सामान इंडिया में उतार रहा है, ठीक है, कुछ पैसेंजर को उतार रहा है, तो उसकी इनकम हो गई, वो नॉन रेजिडेंट है। अब वो अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा कभी, टैक्स कब लोगे? तो उससे कहेंगे भैया अभी, वैसे तो कायदे से अभी आज का जो इनकम है वो अगले साल देनी पड़ेगी टैक्स, लेकिन आप, क्योंकि आपका शिपिंग बिजनेस है, आप नॉन रेजिडेंट है, तो आपको अभी टैक्स देना पड़ेगा। तो उसकी टैक्स की कैलकुलेशन सिंप्लीफाई कर दी जाएगी, इनकम पर 7.5%, 5% ऐसे करके कि भैया आपको जो भी पैसा मिला उस पर टैक्स दे दो। तो इसको सिंप्लीफाई करा जाए। ऐसे ही कोई इंडिया छोड़कर जा रहा है इंसान, मान लिया आज कोई इंडिया छोड़कर जा रहा है, तो भैया वापस नहीं आएगा, परमानेंट जा रहा है, तो उसे कहेंगे भैया आज तक की इनकम पे अभी टैक्स दे दे। ठीक है। ऐसे ही कोई एओपी बीवाई आर्टिफिशियल पर्सन कोई पर्टिकुलर इवेंट के लिए काम करने के लिए जुड़े हैं, तो वो काम खत्म हो रहा है तो उसे कहेंगे अभी टैक्स दे दो। अगर कोई अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेच रहा है, लग रहा है कि भैया वो टैक्स अवॉइड करने के लिए कह रहे हैं, बेच रहा है, तो उसे कहेंगे अभी टैक्स दे दो भैया। आपका बिजनेस डिसकंटिन्यू हुआ है तो उसे कहा जा सकता है कि भैया अभी टैक्स दे दो, क्योंकि बात का कोई भरोसा नहीं। असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर के अगले 12 महीने होते हैं। कुछ अनडिस्क्लोज सोर्सेज भी हो सकते हैं, आप नहीं बता रहे, पकड़े गए तो उस पर भी टैक्स लगाया जा सकता है। जैसे आपकी कोई आपके यहाँ कोई पैसा मिला, कैश क्रेडिट बुक्स ऑफ अकाउंट में, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी है, जैसे पता चला आपके पास गोल्ड मिला, आपसे पूछा ये पैसा कहाँ से आया, अभी 100 करोड़ का गोल्ड मिला और आपने आईटीआर में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आपकी इनकम तो होती नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आई? तो आप नहीं जवाब दे पा रहे हैं, तो इसको हम अनडिस्क्लोज सोर्सेज से इन्वेस्टमेंट को भी इनकम मानते हुए जिस साल मिला है उस साल की इनकम में, या तो हमें पता चल जाए कौन से ईयर में खरीदा गया था, उस ईयर की इनकम मान लेंगे। नहीं पता चल रहा तो अब मिला तो अब की ईयर मान लेंगे। ऐसी अनएक्सप्लेन मनी, ऐसे ही जो बुक्स में कम वैल्यू दिखा रखी है इन्वेस्टमेंट की, आप खर्चा कर रहे हैं। एक बताओ, खर्चा करने के लिए भी तो पैसा कमाओगे ना। मान लिया आपने बहुत बेहिसाब खर्च किया, पता चला इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उन्होंने कहा ये खर्चा कहाँ से किया बताओ, आप बता नहीं पा रहे पैसा कहाँ से आया, तो इस खर्चे को इनकम मान लेंगे। और ऐसे ही आप कच्चे पर्ची पर कोई सामान लेन देन करते हैं तो उसको भी हम इनकम मान लेंगे अगर पकड़े जाते हैं तो। आपको पता होगा कि हर साल फाइनेंस एक्ट के थ्रू फेब में बजट आता है, और उस बजट के थ्रू जो इंडिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसके फाइनेंस मिनिस्टर एक फाइनेंस बिल लाते हैं, उसमें इनकम टैक्स के बारे में बताया जाता है।
तो वो फेब मंथ में आता है, और इस बार तो गवर्नमेंट न्यू बनी थी इस वजह से बाद में दोबारा आया, अदरवाइज हर फेब में आता है। पहले फेब एंड में आता था, फेब स्टार्टिंग में आता। तो ये अगले साल मतलब कि ये रेट बताते हैं। ऐसा हमारी 2-3 जब मैंने पढ़ाया था तो उसमें डिटेल बता रखा है कि अलग अलग लिस्ट होती है, जो एक इस साल का है वो अगले साल का रेट हमें बताते हैं। इनकम टैक्स एक्ट के साथ साथ हमें कुछ रूल्स को भी यूज करना पड़ता है। जैसे मान लिया इनकम टैक्स में लिख दिया इस चीज पे ऐसे ऐसे इस चीज पे टैक्स लगेगा, वो कैसे लगेगा, ये कैसे पता चलेगा, तो वो इनकम टैक्स रूल बताएंगे कि कैसे कैसे उसको। जैसे हमसे कहा जाए कि भैया आपको ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करना है, तो रूल तो बताया जाएगा ना कैसे करना है। तो इनकम टैक्स के भी रूल्स होते हैं, उनको भी हमें फॉलो करना पड़ता है इनकम टैक्स के साथ साथ। तो वो है इनकम टैक्स रूल्स 1962, वो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। इसके अलावा जो सर्कुलर्स है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस सीबीडीटी, जो सब इनकम टैक्स को देखती है, वो सर्कुलर इशू अगर करते हैं तो वो भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। वो कई किसी चीज में डाउट है तो उसे क्लेरिफाई करने के लिए या कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने के लिए सर्कुलर इशू किया जाता है। सर्कुलर इशू जो किया जाता है वो असेसी और ऑफिसर की गाइडेंस के लिए इशू किया जाता है। ये जो सर्कुलर है ये डिपार्टमेंट को बाउंड करते हैं, मतलब डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉय है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उनको कंपल्सरली इस सर्कुलर को मानना पड़ेगा। लेकिन ये असेसी पे बाइंडिंग नहीं है, असेसी की मर्जी है वो माने या ना माने। अगर आप असेसी हैं और आपको कोई सर्कुलर फायदे का सौदा लग रहा है तो आप उसे मान लीजिए, नहीं लग रहा तो मत मानिए। लेकिन ये सर्कुलर जो एम्प्लॉय है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, उसे तो मानना ही पड़ेगा। नोटिफिकेशन इशू कर सकता है गवर्नमेंट, उन्हें भी रूल को अमेंड करने के लिए या किसी भी पर्पस के लिए नोटिफिकेशन इशू किया जा सकता है। ये नोटिफिकेशन दोनों पर अप्लाई होंगे, डिपार्टमेंट पर भी असेसी पर भी, दोनों को मानना पड़ेगा। इसके अलावा अलग अलग केस लॉज होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अलग अलग डिसीजन देते हैं, तो ये भी एक तरीके से कानून की तरह माना जाता है। पर यह है कि जो हाई कोर्ट के डिसीजन है वो उस स्टेट पर अप्लाई होते हैं। मान लिया महाराष्ट्र हाई कोर्ट का कोई डिसीजन है तो महाराष्ट्र स्टेट पे अप्लाई होता है। कोई और डिसीजन नहीं है तो उसकी हेल्प ली जा सकती है दूसरे स्टेट में भी, लेकिन वो बाइंडिंग है उसी स्टेट में। लेकिन कोई सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है तो वो पूरे इंडिया पर अप्लाई हो जाता है। जस्ट लाइक लॉ, कानून में लिखा है वो ये सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। अब उसे अगर उस डिसीजन को खत्म करना है तो गवर्नमेंट को कानून लाना पड़ेगा, अमेंडमेंट करनी पड़ेगी अपने एक्ट में, ताकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन वो खत्म हो सके, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन माना जाए। इनकम टैक्स के रेट सेक्शन 115 BAC में बताए गए हैं, जिसे टैक्स डिफॉल्ट टैक्स रिजीम बोला गया है। ये एक नई टैक्स रिजीम है जिसके अंदर टैक्स रेट को कम करके बहुत सारी डिडक्शन एग्जम्पशन को खत्म किया गया। तो बहुत सारी एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगी, बहुत सारी एग्जम्पशन जो पुरानी टैक्स रिजीम, ऑल्टरनेट टैक्स रिजीम में मिलती है वो नहीं मिलेंगी, लेकिन टैक्स रेट थोड़ा सा इसमें कम हो जाएगा। तो सेक्शन 115 BAC कंसेशनल रेट ऑफ टैक्स देता है हमें, और इसमें कुछ एग्जम्पशंस और डिडक्शंस अवेलेबल नहीं है। जैसे लीव ट्रेवल कंसेशन सैलरी के चैप्टर में होती है, नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन ऑन सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी हाउस प्रॉपर्टी के चैप्टर में नहीं मिलती है। इसके अलावा हमें सेक्शन 80C to 80U जो चैप्टर 6A है उसमें केवल 3 ही डिडक्शन मिलेंगी, CCD2, CCH2 और JJA। इसके अलावा कोई भी 80C से 80U की डिडक्शन नहीं मिलेगी। रेट्स जो सेक्शन 115 BAC में है ये डिफॉल्ट है, अनलेस असेसी खुद ही कहे कि मुझे शिफ्ट होना है और मैं इस रिजीम में नहीं रहना चाहता। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट
115 BAC में 3 लाख है, इसका मतलब 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना है। और ये टैक्स रेट क्या है? 3 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख की इनकम पर 5% का टैक्स है। 6 से 9 लाख की इनकम पे 10% का टैक्स है। 9 से 12 लाख की इनकम पे 15% का टैक्स है। 12 से 15 लाख की इनकम पे 20% का टैक्स है। और 15 लाख से ऊपर की इनकम पे 30% का टैक्स है। लेकिन इसके अलावा रिबेट भी मिलती है 87A, वो अभी हम देखेंगे तो पता चलेगा आपको 7 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना। जो एक्चुअल में यहाँ दिखाई दे रहा है हमें कि 3 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं देना है, बढ़ के 7 लाख रुपए तक हो जाती है। तो वो भी हम देखेंगे कैसे काम करता है। अब 115BAC में कुछ डिडक्शंस और एग्जम्पशंस नहीं मिलेंगे। तो ये क्या है जो नहीं मिलेगा? सेक्शन 10 हमें बताता है एग्जम्पशंस। तो लीव टेबल कंसेशन ये मिलता है सैलरी के चैप्टर में, ये नहीं मिलेगा आपको। हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिलेगा। एग्जम्पशन इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशल अलाउंसेस और बेनिफिट टू मीट एक्सपेंस रिलेटेड टू ड्यूटी और पर्सनल एक्सपेंस अदर देन दोज एज मे बी प्रेस्क्राइब, वो भी नहीं मिलेगा। पर्सनल पर्पस के लिए कोई एग्जम्पशन या ऑफिस ड्यूटी के लिए मिलता नहीं मिलेगा। डेली अलाउंस या कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस होता है MP MLA, वो नहीं मिलेगा। माइनर चाइल्ड की इनकम 1500 रुपए जब ऐड होती है तो 1500 रुपए की छूट मिलती है पर माइनर चाइल्ड अंडर सेक्शन 1032 में वो नहीं मिलेगी। ठीक है, 1500 रुपए पर चाइल्ड मिलती है ये जब माइनर चाइल्ड की इनकम को क्लब किया जाता है पेरेंट की इनकम में, वो भी नहीं मिलेगा। 10AA में टैक्स हॉलीडे यूनिट्स एस्टेब्लिश्ड इन SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन में टैक्स हॉलीडे होता है कुछ, वो भी नहीं मिलेगा। जैसा मैंने बताया था सैलरी के चैप्टर में 3 डिडक्शन थी, स्टैंडर्ड, एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन तो मिलेगी लेकिन एंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स की डिडक्शन नहीं मिलती है। इंटरेस्ट ऑन लोन इन केस ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी भी नहीं मिलेगा। एडिशनल डेप्रिसिएशन एक मिलता है 20% का एडिशनल डेप्रिसिएशन PGBP में नई प्लांट एंड मशीनरी पर, वो भी नहीं मिलेगा। इसके अलावा सेक्शन 35 है, वहां पर अगर हम नोटिफाइड जो यूनिवर्सिटीज कॉलेज वगैरह हैं उनको हम कंट्रीब्यूट करते हैं साइंटिफिक रिसर्च के लिए या अलग अलग रिसर्च डेवलपमेंट के लिए हम पैसा उनको देते हैं, डोनेशन देते हैं एक तरीके से, तो उसकी सेक्शन 35 में डिडक्शन मिलती है 100%, वो भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा 35 AD में कुछ हमारे बिजनेसेस हैं जो स्पेशल बिजनेस है, उन पर हमें स्पेशल इंसेंटिव मिलते हैं, वो भी हमें नहीं मिलेंगे। 80C से 80U की डिडक्शंस नहीं मिलेंगी, केवल 3 डिडक्शन मिलेंगी, CCD2, CCH2 और CCA। बाकी कोई डिडक्शन नहीं मिलेगी। तो बहुत सारे बेनिफिट खत्म किए गए। सर्टेन लॉसेस नॉट अलाउड टू बी सेट ऑफ। तो अभी हमने क्या होता है कि जो आपका कोई लॉस है तो उसे इस साल या अगले साल इनकम से सेट ऑफ कर लेते हैं, तो वो भी कुछ जगह नहीं मिलेगा। जैसे कैरी फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर इफ सच लॉस और डेप्रिसिएशन इज रिलेटेड टू, जो हमारे पिछला ये सारी पॉइंट है, इन सब चीजों से रिलेटेड कोई डेप्रिसिएशन है उसे कैरी फॉरवर्ड भी नहीं कर सकते हो और सेट ऑफ भी नहीं कर सकते हो। और अंडर द हाउस प्रॉपर्टी विद एनी अदर हेड ऑफ इनकम वुड नॉट बी अलाउड। तो अगर आपका कोई हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है तो आप किसी और इनकम से सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे एज पर न्यू 115BAC। तो और क्या होता है, मान लिया हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, अदर सोर्सेज की इनकम है, आप आपस में सेट ऑफ कर लो। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, सैलरी की इनकम है, आप सेट ऑफ कर लो, लेकिन वो भी मना है यहाँ। डेप्रीशिएशन और एडिशनल डेप्रीशिएशन भी नहीं मिलेगा आपको। तो डेप्रीशिएशन अंडर सेक्शन 32 हम जो निकालते हैं वो अलग तरीके से निकालते हैं। अगर उसमें किसी भी रेट में डेप्रीशिएशन मिलता है जिसमें रेट 40% से ज्यादा है
तो उसको 40% पे ही रोक दिया जाएगा, उससे ज्यादा आपको नहीं दिया जाएगा, और एडिशनल डेप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है। एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंसेस और परक्विजिट व्हाइल कंप्यूटिंग टोटल इनकम। कोई एनी एग्जम्पशन और डिडक्शन फॉर अलाउंस और परक्विजिट बाय व्हाटएवर नेम कॉल्ड, तो वो भी अलाउ नहीं होगा। तो हमें कोई भी डिडक्शन अलाउंसेस की या परक्विजिट की नहीं मिलेगी। बहुत सारे नुकसान करे हैं इन्होंने टैक्स रेट कम करने के लिए। कुछ और बातें हैं जिनको देखना समझना हमारे लिए जरूरी है। तो एडिशनल पॉइंट्स क्या है? टोटल इनकम डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जो आती है विदाउट सेट ऑफ एनी लॉस ब्रॉट फॉरवर्ड और डेप्रिसिएशन फ्रॉम एनी अर्लियर असेसमेंट ईयर। अगर वो पुराना कोई लॉसेस है उसे भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, पुराना कोई डेप्रिसिएशन है उसे भी सेट ऑफ नहीं कर पाएंगे, जबकि ओल्ड टैक्स रिजीम में वो कर सकते हैं। वेयर इनकम ऑन टोटल इनकम ऑफ assessee is computed under this section and there is a depreciation allowance in respect of block of asset from earlier assessment year, additional depreciation वगैरह है वो भी नहीं मिलेगा, वो हमने बात करी थी अभी। तो depreciation in respect of block of asset from earlier assessment year या additional depreciation है, ठीक है। तो which has not been given full effect to prior to assessment year 24-25 and which is not allowed due to 115 BAC, corresponding adjustment shall be made in WDV in the block of asset as on 1/4/23 in the prescribed manner, that is WDV will be increased by the unabsorbed additional depreciation not allowed to be set off। ये क्या मतलब है? देखिए जो नया ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है ये कह रहा है हम एडिशनल डेप्रिसिएशन आपको नहीं लेस करने देंगे, और आपने अगर लेस कर लिया था तो उसे एड बैक कर देंगे ताकि आपकी वापस इनकम वो हो जाए, क्योंकि हमने लेस कर लिया, लेकिन ये मना कर रहे हैं तो एड बैक करना पड़ेगा। अब आप कब लेंगे डिसीजन कि आपको पुराने में जाना है नए में जाना है, कब कब कर सकते हैं, लगातार कर सकते हैं, बार बार कर सकते हैं, वो बात समझते हैं। टाइम लिमिट फॉर एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन टू शिफ्ट आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रिजीम। आप डिफॉल्ट मतलब नई वाली से ऑल्टरनेट मतलब पुरानी वाली में जाना चाहते हैं तो क्या होगा? इन केस ऑफ असेसी हैविंग नो इनकम फ्रॉम पीजीपीपी, अगर आपके बिजनेस प्रोफेशन की इनकम नहीं है तो क्या होगा? आप ये ऑप्शन कभी भी ले सकते हैं जब भी आप आईटीआर फाइल करेंगे अंडर सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 फॉर द प्रीवियस ईयर। मतलब जैसे इंडिविजुअल है उसकी लास्ट डेट होती है असेसमेंट ईयर की जुलाई 31, तो 31 जुलाई को जब आईटीआर फाइल करते हैं या उससे पहले तब आपको बताना है कि आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में जाना चाहते हैं या फिर ऑल्टरनेट में जाना, ठीक है। तो सच इंडिविजुअल कैन चूज वेदर और नॉट टू एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग। आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो नए में जाएं चाहे तो पुराने में। He may choose to pay tax under default tax regime in 1 year and exercise the option to shift in the another year। अगले साल के लिए जब आप भरेंगे फिर आपके पास ऑप्शन, आप चाहें तो नए में जाएं चाहे पुराने में, जो ज्यादा आपका बेनिफिशियल है ना उसमें जाओ, जिसमें टैक्स कम पड़ रहा है उसमें जाओ आप। लेकिन अगर आपके पास बिजनेस की इनकम है तो ऐसे में आप हर साल नहीं ले सकते। तो आपके पास अगर बिजनेस की इनकम है तो आप जो शिफ्ट कर सकते हो, ठीक है, वो एक बार कर लोगे प्रीवियस ईयर से पहले, है ना, तो वो अगले आने वाले हर साल में वही लगेगा। मान लिया आपने कहा डिफॉल्ट है, ठीक है, एक बार आपने कहा डिफॉल्ट नहीं ओल्ड में जाना है ऑल्टरनेट में, तो फिर ऑल्टरनेट में ही जाना है। सच पर्सन हु हैज एक्सरसाइज द अबव ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ डिफॉल्ट, मतलब नए से पुराने में जा रहा है, फॉर एनी प्रीवियस ईयर शैल बी एबल टू विड्रॉ सच ऑप्शन ओनली वंस। मतलब मान लिया मैं डिफॉल्ट में जा रहा हूं तो कोई बात ही नहीं, अब मुझे लगा नहीं मुझे मेरे लिए पुराना बढ़िया था तो मैंने बीच में कहा नहीं मुझे ओल्ड में जाना है, उन्होंने कहा फाइन ठीक है, अब हर साल ओल्ड में।
मैं लाइफ में एक ही बार वापस से न्यू में आने को बोल सकता हूँ, और फिर वापस नहीं होगा, फिर न्यू ही चलेगा। कहने का मतलब मैं चल रहा हूँ किस में, न्यू में, डिफॉल्ट में। एक बार मैं कह दूंगा नहीं मुझे डिफॉल्ट में, अगर मेरी पीजीपीपी की इनकम है, पीजीपीपी की इनकम नहीं है तो मैं हर साल मर्जी है जो मर्जी, पीजीपीपी की इनकम है तो अगर मान लिया मैंने कहा नहीं मुझे ओल्ड में जाना, फिर हर साल ओल्ड में जाऊंगा, फिर मैं कहूंगा नहीं मुझे न्यू में जाना है, तो बस बस अब न्यू में जाओ और बात खत्म, अब आपसे कोई ऑप्शन नहीं है, सारे ऑप्शन खत्म। ठीक है, तो आप एक ही बार वापस से न्यू में आकर फिर आप न्यू में ही चलेंगे, आप कभी भी वापस नहीं जा पाएंगे। एक ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स होता है, एएमटी। इसका मतलब होता है कि अगर कई बार क्या होता है, लोग अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में अकाउंटिंग में प्रॉफिट दिखाते हैं लेकिन इनकम टैक्स में टैक्स नहीं देते हैं, तो उनके लिए ये कॉन्सेप्ट लाया गया था कि आपको कुछ ना कुछ टैक्स देना पड़ेगा अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से। अकाउंटिंग प्रॉफिट के हिसाब से आपको इनकम टैक्स में टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन अगले साल वो एडजस्ट कर सकते हो आप। लेकिन यहां पर ये लिखा है कि अगर आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में आते हैं तो ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स के झंझट से आप बच जाएंगे। ये एक बहुत बढ़िया है, क्योंकि आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा ऑल्टरनेट मिनिमम टैक्स में। आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर बिजनेस की इनकम नहीं है, ठीक है, किसी की, द टोटल इनकम एंड टैक्स लाइबिलिटी इंक्लूडिंग प्रोविजन रिलेटेड टू एएमटी may be computed every year both in accordance with the regular और 115 BAC। आप देख सकते हैं किस में फायदा हो रहा है, और उस हिसाब से अगर आपकी पीजीपीपी की इनकम नहीं है तो आप हर साल देखो, जो फायदे का सौदा है वो आप लो। अब पुराने के टैक्स रेट क्या है, नए के तो टैक्स रेट देख लिए थे हमने, 3 लाख तक नील था, 3 से 6 5% था। पुराने के टैक्स रेट क्या है, तो पुराने के जो टैक्स रेट हैं वो है इंडिविजुअल के लिए जिसकी एज 60 साल से कम है, 2.5 लाख तक नील, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 से 10 लाख तक 20% है, और 10 लाख से ऊपर 30%। तो आपको ये लग सकता है कि ये तो टैक्स रेट बहुत हैवी है, लेकिन इसमें बहुत सारी डिडक्शंस भी है। वहां पर डिडक्शन नहीं है लेकिन टैक्स रेट कम। अगर आपकी एज 60 साल या उससे ज्यादा है, 80 साल से कम है, तो और आपका फायदा हो गया कि 2.5 लाख की जगह आपको 3 लाख तक का बेनिफिट मिल गया, बाकी सब सेम है। और यही अगर आप सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल से ऊपर है, तो आपका और फायदा हो गया, 5 लाख तक पूरा फिल नील हो गया। 5 लाख से ऊपर ही है लेकिन फिर वो फ्लैट 20% सीधा ही है। तो कहने का मतलब है नॉर्मली 2.5 लाख तक है, और फिर वो 60 से 80 साल वालों के लिए, जिनको हम सीनियर सिटीजन बोलते हैं, उनके लिए ये टैक्स रेट हमारा कितना हो जाएगा, 3 लाख। मिनिमम एग्जाम्पशन लिमिट बोलते हैं इसे, मैक्सिमम एग्जाम्पशन लिमिट 3 लाख हो जाएगी। और सीनियर के अलावा सुपर सीनियर सिटीजन है, मतलब 80 साल से भी ऊपर है, तो 5 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। ठीक है, इवन यहाँ पर ये बोला गया कि अगर किसी की क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग अटेनिंग 60 साल 80 साल, मान लिया कोई 31 मार्च को हो रहा है ना, तो इन केस हुज डेट ऑफ बर्थ फॉल्स ऑन 1 अप्रैल, तो उसे भी हम मान लेंगे, मतलब एक दिन बाद भी अगर वो 60 साल का हो रहा है तो उसको भी हम मान लेंगे कि हाँ भाई वो हमारा 60 या 80 साल का हो रहा है। अब कुछ स्पेशल टैक्स रेट है जो इनके अलावा अलग से टैक्स रेट है, जैसे हमने तो ये लिमिट बोल दिया 3 लाख तक, ये 2.5 लाख तक। इसके अलावा कुछ स्पेशल टैक्स रेट है, जैसे सेक्शन 112 कहता है अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होगा तो उस पर 20% का टैक्स रेट लगेगा। अगर 112A कहता है अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो आपको 1 लाख से ऊपर की इनकम पे 10% का टैक्स लगेगा। 11A कहता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है इक्विटी शेयर पे तो उस पर 15% का टैक्स लगेगा। अगर आपको लॉटरी इनकम लगी है, गेम शो में जीते हो, गैमलिंग में जीते हो, तो 115BB कहता है 30% का टैक्स रेट लगेगा। 115BJ कहता है कि ऑनलाइन गेम में 30% का टैक्स लगेगा। और BBE कहता है कि अगर जो हम कह रहे थे ना अनएक्सप्लेन्ड
इन्वेस्टमेंट इनकम वगैरह उस पर 60% का टैक्स रेट। जैसे पिक्चर देखी होगी हमने रेड, उसमें अजय देवगन, वो असली घटना पर आधारित पिक्चर थी। अजय देवगन एक इनकम टैक्स का जो कमिश्नर होता है वो रेट डालते हैं किसी बाहुबली नेता के यहाँ, तो वहां जो भी सब कुछ मिलेगा उस पर 60% का टैक्स रेट है, प्लस सरचार्ज पेनल्टी भी है, सरचार्ज है, सेस, तो सब मिलाकर 76% के आसपास बैठ। जो सरचार्ज है वो कितना है? तो मैंने कहा था कि सरचार्ज लगता है एक लिमिट से ज्यादा अगर आपकी इनकम होती है तो उसके ऊपर सरचार्ज लगता है। तो ये सरचार्ज कितना है? तो जहां पर टोटल इनकम 50 लाख से ज्यादा है लेकिन 1 करोड़ से कम है, इसका मतलब कि 50 लाख से कम की इनकम पे सरचार्ज नहीं लगेगा इंडिविजुअल पर। 50 लाख से ज्यादा की इनकम है तो उस पर 10% का सरचार्ज लगेगा। जहां पर 1 करोड़ से 2 करोड़ की इनकम है 15% है। जहां पर 2 करोड़ से ज्यादा की इनकम है तो वेयर टोटल इनकम इज मोर देन 2 करोड़ एक्सक्लूडिंग डिविडेंड कैपिटल गेन, तो वहां 25% सरचार्ज है। सरचार्ज होता है टैक्स पे टैक्स, और जो सरचार्ज होगा डिविडेंड पर और कैपिटल गेन पर 15% लगेगा। तो ये सारे सरचार्ज से रिलेटेड हमें बता रखे हैं। एक मार्जिनल रिलीफ की बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसे आपको समझना पड़ेगा। ये क्या होता है? देखिए, मान लिया ये बोला गया 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स रेट क्या है, और उसके ऊपर 2.5 लाख से ऊपर आपका 5% है। ऐसे अलग अलग टैक्स रेट है, लेकिन जो असली बात है, जैसे सरचार्ज की बात करें, 50 लाख तक की इनकम पर सरचार्ज नहीं है, 50 लाख से ज्यादा की इनकम पर तो लगेगा सरचार्ज, है ना। तो अब यहां पर क्या है, मैं एक इमेजिनरी वैल्यू, वैसे ही वैल्यू लेकर बताता हूं। मान लिया किसी की इनकम 50 लाख है, मान लिया, और उसके ऊपर मान लिया 10 लाख का टैक्स पड़ रहा है, ऐसे ही बोल लो, कोई कैलकुलेशन। इनकम कितनी है? 50 लाख, टैक्स कितना है? 10 लाख। मान लिया उसकी इनकम 50 लाख 20,000 हो गई, तो अब तो सरचार्ज भी लगेगा। अब पता चला सरचार्ज मिलाकर ये जो टैक्स है ये 11 लाख हो गया। अब आप ध्यान दो, इनकम कितनी बढ़ी? 20,000। इनकम कितनी बढ़ी और टैक्स कितना बढ़ गया? इसका मतलब 20,000 की इनकम पे 1 लाख का टैक्स पड़ गया। तो ऐसा ना हो, इसलिए इन्होंने कहा नहीं, हम आपको मार्जिनल रिलीफ देंगे। कितना? 80,000। इसका मतलब 20,000 की इनकम पे 20,000 का पूरा टैक्स ले लेंगे, लेकिन इनकम पे 100% से ज्यादा टैक्स नहीं लेंगे। तो आपको टैक्स 11 लाख ना देकर इसमें से क्या बोलेंगे, क्या मिलेगा? मार्जिनल रिलीफ। कितने का? 20,000 की इनकम। खुश होने की जरूरत नहीं है, 80,000 का माफ हो रहा है। अरे 20,000 की इनकम पे 20,000 का टैक्स लग गया, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो ये अलग अलग जगह मिलेगा हमें, जहां पर भी ऐसा हो रहा होगा, 100% से ज्यादा टैक्स लग रहा होगा, हर जगह वहां क्या मिलेगा आपको? मार्जिनल रिलीफ, रिबेट, जो मैं कह रहा था, रिबेट मिलता है। और हाँ, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस आपको 4% लिखता है, मतलब सारी सब कुछ ऐड करने के बाद जो आ जाएगा फाइनल, उसके ऊपर भी 4% का और लगेगा। अब ये इसका नाम है सेस। सेस से क्या होता है, जो टैक्स का पैसा है उस पैसे का इस्तेमाल गवर्नमेंट कहीं पे भी कर सकती है, लेकिन जो सेस होता है उससे पहले नाम बोलना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि ये सेस किस चीज के लिए ले रही है गवर्नमेंट, और इस सेस का पैसा गवर्नमेंट उसी जगह लगा पाती है जिसके लिए वो ले रही है। जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस बोला है, तो ये जो 4% का टैक्स गवर्नमेंट को मिलेगा, इसका इस्तेमाल केवल गवर्नमेंट
हेल्थ और एजुकेशन के लिए ही करेगी और कहीं पैसा खर्च नहीं कर। रिबेट क्या है? तो लोगों इन्होंने क्या करा, कायदे से ये रिबेट विबेट का झंझट खत्म होना चाहिए। होना क्या चाहिए था कि भैया पहले 3 लाख रुपए तक की इनकम फ्री है, फिर क्या, तो 4 लाख तक फ्री है, 5 लाख तक फ्री है। इन्होंने कहा ये नहीं, इन्होंने कहा हम आपको रिबेट देते हैं। तो आपकी ओल्ड टैक्स रिजीम में 5 लाख तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं, लेकिन 5 लाख 1 रुपया होते ही पूरा टैक्स, पुराना वाला भी। तो इन्होंने बहुत चालाकी करी। अगर ये कहते 5 लाख तक की इनकम पे है ही नहीं, तो 5 लाख के ऊपर वाली पे टैक्स देना पड़ता। 5 लाख से ऊपर होते ही इन्होंने कहा नहीं, टैक्स रेट 2.5 लाख से लगाएंगे फिर हम। ऐसे न्यू टैक्स रिजीम जो डिफॉल्ट है उसमें इन्होंने कहा 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना, लेकिन 7 लाख से ऊपर होते ही आपको वो 3 से ही शुरू कर देना टैक्स। तो इन्होंने पूरा माफ नहीं करा, केवल कम इनकम वालों को माफ करा। अब रिबेट क्या है? 87A में रिबेट मिलती है। कैसे? 115 BAC जो डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है न्यू वाली है, इसमें इन्होंने कहा 7 लाख रुपए तक की इनकम अगर किसी की है तो उसे हम 25,000 रुपए तक की रिबेट दे देंगे। 7 लाख तक की इनकम पे 25। अब आप हिसाब लगाओ, 3 लाख तक की इनकम पर कितना टैक्स है? नील। 3 से 6 लाख मतलब 3 लाख की इनकम पर टैक्स रेट 5% है, मतलब 15,000। और 6 से 7 लाख मतलब 1 लाख पर 10% मतलब 10,000। टोटल मिलाकर 25,000। यही बोला इन्होंने कि 7 लाख तक की इनकम है किसी की तो हम उसे 25,000 रुपए तक की रिबेट दे देंगे। लेकिन अगर इनकम कितनी है? 7 लाख। अब मान लिया किसी की इनकम है 7,10,000, तो उसे तो रिबेट मिलेगी नहीं। उसका टैक्स कितना पड़ेगा? अब देखो 25,000 तो था ही, तो 25,000 तो था ही, प्लस 10,000 पे 10% और, क्योंकि अभी तो 10% के दायरे में 6 से 9 लाख तक, तो 10,000 पे 10% मतलब 1,000 रुपए और, तो उसे 26,000 रुपए का टैक्स देना पड़ेगा। अब एक बात ध्यान समझो, 7 लाख तक की इनकम पे टैक्स क्या है? नील। और 7,10,000 पे टैक्स कितना? 26,000। तो यहाँ मार्जिनल रिलीफ मिलनी चाहिए या नहीं? 10,000 की इनकम पे 26,000 का टैक्स, तो यहाँ 16,000 की मार्जिनल रिलीफ मिलेगी। तो मैंने कहा मार्जिनल रिलीफ हर जगह मिलेगी जहां इनकम से ज्यादा टैक्स पड़ रहा है। तो कितना है? 115 BAC में 7 लाख रुपए तक की टैक्सेबल इनकम पे 25,000 रुपए तक का। ठीक है, अब यह 25,000 क्यों बोलने की जरूरत थी? आपको बताया होगा मैंने, कैजुअल इनकम लॉटरी वगैरह पे 30% का टैक्स रेट है। अब वहां तो अगर 7 लाख की इनकम पूरी लॉटरी की है तो वहां पर तो 30% का फ्लैट टैक्स होता है, तो वहां 2,10,000 रुपए का टैक्स है, 25,000 का थोड़ी ना। इसलिए इन्होंने अमाउंट भी बताई है कि 25,000 से ज्यादा हम नहीं देंगे। तो जब हम डिटेल में आगे करेंगे तो बहुत सारी बातें हमें और सीखने को समझने को मिलेगी। पुराने में मैंने क्या बताया था आपको? 5 लाख रुपए तक और 12,500 रुपए तक है, क्योंकि जब हम पुराने टैक्स रिजीम के हिसाब से 5 लाख की इनकम पे टैक्स निकालेंगे 12,500 ही आएगा। तो वहां 5 लाख तक की इनकम पे 12,500 है। अब 5 लाख से ऊपर होती टैक्स रेट बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो वहां भी मार्जिनल रिलीफ मिल जाएगी। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? रिबेट जो मिलेगी वो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाने से पहले मिलेगी, क्योंकि हेल्थ एंड एजुकेशन सेस रिबेट के बाद लगता है। और आपको रिबेट अंडर सेक्शन 87A इज हाउएवर नॉट अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ टैक्स पेबल अंडर एट द रेट 10% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल अंडर सेक्शन 112A। ये हमने बात करी थी, अगर आपको याद हो, अभी अभी मैंने बताया था कि अगर आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है शेयर्स वगैरह, इक्विटी शेयर वगैरह को बेचने पर 1 लाख से ऊपर, तो उस पर 10% का टैक्स लगता है। तो उस पर 1 लाख पहले ही छोड़ दी, तो इन्होंने कहा इस पे हम रिबेट नहीं देंगे। क्या रिबेट इसके अलावा वाली और इनकम पे आपको आईटीआर कब फाइल करनी है? तो वो सेक्शन 139(1) बताता है आपको कि अगर आपकी कंपनी वगैरह है तो आपको 31 अक्टूबर तक फाइल करनी है आईटीआर, नहीं तो नॉर्मल है 31 जुलाई। आप नॉर्मल इंसान है तो आपको 31 जुलाई तक आईटीआर फाइल करनी है। तो ये था एक चैप्टर बेसिक
जो इंट्रोडक्शन था, मैंने बहुत सारी बातें डिटेल में इसमें अच्छे से कवर करी हैं, ताकि आपको मतलब ये उसको तो कम समझ में आएगा जिसने आज तक कभी इनकम टैक्स पढ़ा ही नहीं है, उसको 50-60% समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने इनकम टैक्स ऑलरेडी पढ़ रखा है और रिवीजन कर रहे हैं, तो आपको सारी बात अच्छे से 100% नहीं तो अबव 90% तो सारी बातें अच्छे से समझ में आई गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे रेजिडेंशियल स्टेटस का चैप्टर लेकर, और रेजिडेंशियल स्टेटस को भी मैं 1 घंटे के अंदर अंदर कवर करने की पूरी कोशिश